नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है आयुष। ये जो वर्ड है आयुष, काफी पॉपुलर हो रहा है समय के साथ। और इस वर्ड आयुष को आपके पेपर 3 पार्ट बी की यूनिट 3 में इंक्लूड किया गया है। ये आपके सिलेबस में पेपर 3 के पार्ट बी की यूनिट 3 में इंक्लूड किया गया है और इस यूनिट का नाम है आयुष। तो क्या होता है मतलब इस आयुष टर्म का, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुष क्या है, एक एक्रोनेम है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है। और इस आयुष का मतलब होता है, इस आयुष का मतलब होता है सबसे पहले आयुर्वेदा। दिस ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा। वाई से होता है योगा। यू स्टैंड्स फॉर यूनानी। एस स्टैंड्स फॉर सिद्धा। एच हियर स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। एच का मतलब क्या होता है, होम्योपैथी। इसके अलावा दो और नाम आते हैं। एक नाम आता है नेचुरोपैथी और एक नाम आता है सोवा रिगपा। तो ये जो आयुष है एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट नेम है। और यहाँ आयुष का मतलब होता है, एक प्रकार का एक्रोनेम है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है 7 मेडिसिन सिस्टम्स। जिसमें से पहला है जिसमें से पहला है आयुर्वेद, दूसरा है योगा, तीसरा है यूनानी, चौथा है सिद्धा, पांचवा होम्योपैथी, छठवां नेचुरोपैथी और सातवां सोवा रिगपा। ये 7 मेडिसिन सिस्टम से दोस्तों जो आयुष वर्ड के अंदर इंक्लूडेड है। जब भी हम आयुष बोलते हैं इसका मतलब हमारा कॉन्टेक्स्ट है इन 7 मेडिसिन सिस्टम से। और ये सारे मेडिसिन सिस्टम्स क्या हैं, ये 7 हैं हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स। ट्रेडिशनल का क्या मतलब है, बहुत पुराने, एज ओल्ड मेडिसिन सिस्टम है ये। भारत में जो कि सैकड़ों या हजारों साल से पॉपुलर है। कोई रीसेंट मेडिसिन सिस्टम नहीं है कि अभी जो करंटली पॉपुलर हो। करंटली तो पॉपुलर है ही, लेकिन हजारों साल से टाइम टेस्टेड, बहुत एफिशिएंट, बहुत एज ओल्ड मेडिसिन सिस्टम है। जैसे हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेद लगभग 5000 पुराना सिस्टम है। 5000 साल पुराना सिस्टम है। जैसे योग की बात करते हैं तो योग भी महर्षि पतंजलि जो लगभग आज से 2000 साल पहले फर्स्ट सेंचुरी बीसी में एग्जिस्ट किए थे, उस समय का सिस्टम है। तो ये भी 2000 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है। यूनानी मेडिसिन सिस्टम भी कम से कम हिप्पोक्रेट्स के टाइम का है। हिप्पोक्रेट्स मतलब ये भी लगभग 2500 साल पुराना है। सिद्धा मेडिसिन सिस्टम तो हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इट इज सेड टू बी इंडियाज ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम एंड सेड टू बी at least 10,000 years old। at least 10,000 years old, इसलिए इसे इंडिया का ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी, होम्योपैथी जिसका फाउंडेशन जर्मनी में सैमुअल हनीमैन ने किया था। और ये बहुत अधिक पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग आज से 300 साल पुराना कोई सिस्टम है। नेचुरोपैथी भी मॉडर्न फॉर्म का, ऑल्दो नेचुरोपैथी बहुत पुराना सिस्टम माना जाता है, लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ नेचुरोपैथी है वो एटलीस्ट 250 ईयर्स ओल्ड है। और जो सोवारिकपा है इसको तो कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध तथागत ने स्वयं इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी लगभग 2500 साल पुराना सिस्टम है सोवा रिगपा। अब हो सकता है इन मेडिसिन सिस्टम्स में या इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में कुछ का आपने नाम सुना हो। जैसे आपने आयुर्वेद का नाम सुना होगा, या जैसे आपने योगा का नाम सुना होगा, आपने होम्योपैथी का नाम सुना होगा।
लेकिन हो सकता है कि आपने बाकी सारे नाम सुने ना हो। इट डजंट मीन कि दे आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, दे आर पॉपुलर इन इंडिया बट इन सर्टेन रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद और योग तो नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर, इसलिए हमने इसका नाम सुना हुआ है। हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उनमें आयुर्वेद का नाम बार बार आया हुआ है, और योग को हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में या स्वामी बाबा रामदेव या इत्यादि आदि नामों से जोड़ के योग को देखते हैं। ये जो यूनानी मेडिसिन सिस्टम है, ये एक ऐसा मेडिसिन सिस्टम है जो अरेबियन कंट्री से इंडिया में आया है। और जो यूनानी हकीम होते हैं, हम इनको डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, हकीम, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं और एक सफेद टोपी पहनते हैं, यूजुअली एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो यूनानी मेडिसिन सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम है, दरअसल ये कहां पॉपुलर है, साउथ इंडिया में, मेनली तमिलनाडु और कर्नाटका में ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए हमने सिद्धा मेडिसिन सिस्टम का थोड़ा नाम कम सुना हुआ है नॉर्थ इंडिया में। वैसे ही होम्योपैथी का तो नाम हमने सुना है। इसके अलावा जो जो नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी भी इंडिया में पॉपुलर है, और इसको हमारे जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने पेट्रोनाइज किया था, और थोड़ा समय के साथ ही ज्यादा डेवलप एनरिच नहीं हो पाया, लेकिन नेचुरोपैथी भी इंडिया में काफी एग्जिस्ट करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी इंडिया में कहां सिचुएटेड है, पुणे में स्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहां है, पुणे में स्टेब्लिश किया गया है। और जो सोवा रिक्पा है, ये वाला सिस्टम हिमालयन स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलर है, हिमालयन स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलर है ऐसा कहें। या फॉर एग्जांपल जो लद्दाख वाला रीजन है, या जो हिमाचल प्रदेश है, या जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इवन सर्टेन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, रशिया है, तिब्बत है, चाइना है, इन सारी कंट्रीज में भी सोवा रिक्पा ज्यादा पॉपुलर है। चूंकि ये नदर्न स्टेट्स में या हिमालयन स्टेट्स में या इवन ट्रांस हिमालयन रीजन में ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए पॉसिबली हमने सोवा रिक्पा का नाम थोड़ा कम सुना है। तो जो आयुष है वो क्या है, एक प्रकार का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला एक एक्रोनेम है, एक शॉर्ट नेम है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं, जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं वो दरअसल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले होते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, और दूसरे होते हैं मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं आयुष टर्म से। यदि मैंने नाम ले लिया आयुष, इसका मतलब सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। लेकिन ये जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, जो अभी कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम है, जो प्रेजेंटली प्रैक्टिस किया जाता है, उसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, एलोपैथी। क्या बोलते हैं हम इसको, एलोपैथी। चूंकि इसमें सारी दवाइयां अंग्रेजी भाषा में होती हैं, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। या कुछ लोग इसको मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो जो करंटली हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब भी हमें फीवर आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरासिटामोल। या जब भी हमें सिर दर्द होता है, तो सिर दर्द होने पे हम जो मेडिसिन खाते थे, एक एडवर्टाइज आती थी क्रोसिन, पेन रिलीवर के तौर पे। एक्सक्यूज मी। तो जो क्रोसिन है, उसमें जो एक्टिव मेडिसिन है उसका नाम क्या है, एस्प्रिन। का नाम क्या है, एस्प्रिन। या जैसे मुझे अभी कफ या गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी या खांसी होती है, तो जनरली डॉक्टर किसी एक एंटीबायोटिक को रिकमेंड करता है, एंटीबायोटिक को रिकमेंड करता है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। या जब किसी को पेट में ज्यादा एसिडिटी होने लगती है, जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो हाइपर एसिडिटी के केस में
पेंटॉप DSR नाम का कैप्सूल आता है जिसके अंदर एक्टिव मेडिसिन होती है, पेंटोप्राजोल। तो दोस्तों आपको इनके मेडिसिन के नाम ज्यादा याद नहीं रखने, आपको हो सकता है डिफिकल्ट लग रहे हो और थोड़े नए लग रहे हो, लेकिन मैं ये एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि ये सारे नाम जो हैं ये अंग्रेजी भाषा में है, इंग्लिश में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम। और हम बीमार होते हैं तो हम हमेशा यही मेडिसिन यूज करते हैं, मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। हम किसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलोपैथी को। और जब भी गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज को रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना है, तब उसका मतलब होता है, हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब एलोपैथी। तो हम जिस एमबीबीएस डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, या किसी एमडी डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, या किसी एमएस सर्जन के पास सर्जरी के लिए जाते हैं, तो हम दरअसल किसके पास जाते हैं, किसी एलोपैथ के पास जाते हैं, किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो कुल मिला के दो प्रकार के सिस्टम हो गए, एक हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम और दूसरा मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है ये मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट चाहती है कि हम मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से धीरे धीरे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की तरफ बढ़े, धीरे धीरे हम एलोपैथी से आयुष की तरफ बढ़ने लगे, ये चाहती गवर्नमेंट। और इसीलिए गवर्नमेंट उस स्टेप में, उस डायरेक्शन में धीरे धीरे फॉरवर्ड मूव कर रही है। और इसीलिए आपके सिलेबस में एक नई यूनिट ऐड की गई। जब 2019 में सिलेबस चेंज हुआ तो एक नई यूनिट ऐड की गई जिसका नाम क्या रखा गया, आयुष। और 2024 में जब एमपीपीएससी का सिलेबस रिवाइज हुआ तो ये आयुष वाली यूनिट को फिर से और एग्जॉस्टिव मैनर में और एलेबोरेटेडली और ऐड कर दिया गया यूनिट 3 के नाम से, जिसका नाम है आयुष। तो आज हमने शुरू किया है। और इस आयुष का मतलब क्या है, इसका आयुष का मतलब है 7 ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और सोवारिकपा, जो कि इंडिया में ही पॉपुलर है। अब यदि गवर्नमेंट चाहती है कि वो एलोपैथी की जगह है आयुष को पॉपुलराइज करे, तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत सॉलिड रीजन होगा। और वो रीजन क्या है, दैट रीजन कैन बी सर्टेन लिमिटेशंस इन द एलोपैथी। तो अब हम क्या देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ एलोपैथी। जरूर एलोपैथी में कुछ कमियां रही होंगी, यही रीजन है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एलोपैथी की जगह अब हम आयुष को प्रमोट करें। पॉज कर दिया था क्या, पॉज कर दिया। तो एलोपैथी की लिमिटेशंस के बारे में हम बात करते हैं। क्या कमियां हो सकती हैं एलोपैथी में। तो पॉसिबली आप ये बात प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो पहली लिमिटेशन है एलोपैथी में, दैट कुड बी द साइड इफेक्ट्स। फर्स्ट लिमिटेशन इज साइड इफेक्ट्स। हर एक अंग्रेजी दवाई, हर एक एलोपैथी मेडिसिन हैज एसोसिएटेड साइड इफेक्ट। जैसे कहा जाता है कि पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर द मैनकाइंड, तब भी पैरासिटामोल इतनी सेफ होने के बावजूद भी उसका एक साइड इफेक्ट है कि दैट इज हेपेटोटॉक्सिक, मतलब उसका साइड इफेक्ट होता है कि उससे लीवर खराब हो जाता है ना। So the first limitation with allopathy is every medicine of allopathy या modern medicine system has certain side effects. डॉक्टर चाहता तो है कि आपको एक मेडिसिन लिखे, लेकिन उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए उसको दूसरी मेडिसिन लिखनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया, एंटीबायोटिक से आपके पेट में एसिडिटी बढ़ने लगेगी, जिससे आपको आपको नॉजियस फीलिंग होने लगेगी और आपका खाना खाने में मन नहीं लगेगा, आपकी भूख कमजोर होने लगेगी और पेट में एसिडिटी जैसी फीलिंग होने लगेगी। उसको काउंटर करने के लिए वो पेंटोप डीएसआर का कैप्सूल पहले से ही लिख देता है। और क्या बोलता है, रोज सुबह उठ के खाली पेट ये कैप्सूल खाओ जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो, तो आपको एसिडिटी ना बढ़ पाए। तो इस चक्कर में जो एक मेडिसिन हम लिखना चाह रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए डॉक्टर को 2 या 3 मेडिसिन एडिशनली प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। Second limitation is symptomatic treatment.
सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो एलोपैथी है वो केवल सिम्टम्स का ही ट्रीटमेंट करती है, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रही है। आपने देखा जब भी हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं तो डॉक्टर सिर झुकाए नीचे देखता रहता है और आप बोलते हैं कि मुझे पेट दर्द कर रहा है, उसने एक मेडिसिन लिख दी। मुझे कब्ज हो रही है, उसने दूसरी मेडिसिन लिख दी। उससे मुझे रात में कभी कभी नींद नहीं आती, तीसरी मेडिसिन लिख दी। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते चले जा रहे हो और वो मेडिसिन की लिस्ट बढ़ाता चला जा रहा है। बहुत बड़ा कर दिया उसने प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन बड़ा कर दिया तो अब आप डर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि 5,000 रुपए का खर्चा हो जाए दवाइयों पे। तो डॉक्टर उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो केवल उसके सिम्टम्स का ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल वे में इलाज कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो सबसे बड़ा हर्डल है एलोपैथी का, दैट इज इट्स हाई कॉस्ट। ये सारी मेडिसिन क्योंकि किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती हैं और उसमें बहुत बड़ी स्केलर चेन होती है, एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन होती है, और उस सप्लाई चेन होने की वजह से सबका प्रॉफिट शेयर होता है, जिससे कि वो दवा बहुत कॉस्टली हो जाती है। और एक कॉस्टली ऐसे हो जाती है कि फिर जो रूरल पॉपुलेशन इंडिया में, बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक सर्टेन पॉवर्टी लाइन के नीचे आती, सर्टेन इनकम ग्रुप के नीचे आ रही है, तो उसको इसको अफोर्ड कर पाना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में कॉस्टली होने लगता है। चौथा फोर्थ मेजर लिमिटेशन है जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस हैं। जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस को है, इट डज नॉट क्योर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, मेरे पिताजी को 48 की एज में डायबिटीज हो गई थी। करंटली ही इज रनिंग इन 62। तो वो पिछले 14 साल से रोज डायबिटीज की 2 टेबलेट्स खा रहा है। तो जिस दिन से आपको डायबिटीज हो जाती है, आपको मेडिसिन बंध जाती है, और उस दिन से फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ टिल योर डेथ यू हैव टू हैव मेडिसिन ऑफ डायबिटीज वंस और ट्वाइस अ डे एवरी डे। मतलब ये मेडिसिन डायबिटीज को ठीक नहीं कर रही हैं, केवल उसको मैनेज करने का काम कर रही हैं। जिस दिन से आपको बीपी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, उस दिन से फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको बीपी की एक टेबलेट खानी ही पड़ेगी। जिस दिन से आपको थायराइड की समस्या हो जाएगी, उस दिन से फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको थायराइड की एक टेबलेट खानी पड़ेगी। जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, उनको ये मेडिसिन सिस्टम एलोपैथी ट्रीट नहीं कर रही है, ठीक नहीं कर रही, केवल मैनेज करने का काम कर रही है। कितना बड़ा लिमिटेशन है ये। फिफ्थ लिमिटेशन है फिफ्थ पॉइंट है नो प्लेस फॉर प्रिवेंटिव केयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो एलोपैथी है, इसके डॉक्टर के पास जाना और पूछना कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बता दो कि मैं बीमार ना पड़ूं, कुछ नहीं बताएगा वो। उल्टा ये बोलेगा कि भाई जब तुम बीमार हो जाओ तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मतलब तुम्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो मस्ती से जो खाना हो खाओ, जिस लाइफस्टाइल में जीना हो जियो। प्रिवेंटिव केयर हम कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसमें एक भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, मैंने फार्मेसी की है और मैंने एलोपैथी का काफी रिसर्च स्टडी की है, और चूंकि फार्मेसी में एलोपैथिक मेडिसिन को स्टडी करना होता है, एक भी ऐसी मेडिसिन नहीं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हो। एक भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको बीमार होने से पहले ही हम खाना शुरू कर दें। ये प्रिवेंटिव केयर के लिए बना ही नहीं है सिस्टम, ये केवल क्यूरेटिव केयर के लिए है। बीमारी को होने से नहीं रोकता। बीमार हो जाओ तो भले ठीक कर दे आपको, एक्सीडेंट होने से नहीं रोकेगा। हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद आपका ट्रीटमेंट जरूर कर सकता है ये। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। जबकि इसके इससे विपरीत जो आयुर्वेद है, उसमें बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय पीते हैं, तो चाय की जगह यदि अर्जुन के पेड़ की जो छाल है उसका पाउडर बना के यदि आप चाय पीने लगे उसकी, तो वो आपके ब्लड को पतला रखेगी, उससे हार्ट अटैक होगा ही नहीं। और उससे आपको कार्डियोटोनिक है, मतलब आपके हार्ट को मजबूती भी प्रोवाइड करेगा वो। और तुलसी बाग और बाकी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और आपकी डिसीज फाइटिंग जो प्रॉपर्टी है उसको इन्हांस करती हैं।
या जैसे योग है, मैं बोल रहा हूं यदि आप प्रतिदिन कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं और सूर्य नमस्कार लगाते हैं तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज सफर नहीं करनी पड़ेगी। तो जो आयुर्वेद है या जो योग है या जो आयुष है वो प्रिवेंटिव केयर प्रिस्क्राइब करता है, विच इज अ लिमिटेशन ऑफ एलोपैथी। अगला लिमिटेशन क्या है, इसकी रूरल अवेलेबिलिटी नहीं है। रूरल अवेलेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, भारत देश में मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरियाज। अप्रोक्सीमेटली 68% of India's population resides in the rural areas, but only 18% of the doctors serving in the rural areas। बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि गांव में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रह रही है और बहुत कम ही डॉक्टर गांव में सर्विस देने जा रहे हैं। अगली लिमिटेशन क्या है, अगली लिमिटेशन है कि ये जो मेडिसिन हैं कि सारी की सारी मेडिसिन आर फुल ऑफ केमिकल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज इन एनी केमिकल प्लांट। तो ये केमिकल्स जो है ना हमारी बॉडी के लिए दे आर नॉट फेमिलियर, और वो फेमिलियर नहीं है। हम एक बार, दो बार, पांच बार, एक हफ्ते, दो हफ्ते यूज कर लें तब तो चलेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में यूज करोगे तो उनके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत प्रोमिनेंट होने लगते हैं। तो तो ये हमारी बॉडी के लिए चूंकि नेचुरल नहीं है, फेमिलियर हमारी बॉडी के लिए नहीं है, तो हम शॉर्ट टर्म में यूज कर लें तब तो हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म में यूज करें, जैसे जिनको आर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द होने लगता है, उनको पेन किलर एक टेबलेट रेस्ट ऑफ द लाइफ रोज लेनी पड़ती है। तो अब उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाता है। तो दे आर नॉट नेचुरल, दे आर नॉट हर्बल, दे आर फुल ऑफ केमिकल्स। इट इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस एलोपैथी। समझ गए? तो एलोपैथी में बहुत सारे लिमिटेशन है, विच इज फर्स्ट इज साइड इफेक्ट, सेकंड वन इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, थर्ड इज हाई कॉस्ट, फोर्थ इज लाइफस्टाइल डिसीजेस does not has any cure under allopathy, no place for preventive care, sixth is the rural availability, seventh is full of chemicals, these medicines are full of chemicals। एक और बहुत बड़ा लिमिटेशन है, द एट्थ वन इज नो ट्रीटमेंट, no treatment for emerging diseases। भी एक समझने वाली बात है कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद बहुत सारी नई बीमारियां हम लोगों ने देखी हैं। जैसे कि हमने कोरोना का वायरस देखा, पहले नहीं आया था वो कभी। या जैसे मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखा हमने। या जैसे निपाह वायरस का नाम आपने सुना होगा, इबोला वायरस का नाम आपने सुना होगा, रिसेंटली लंपी वायरस जो गायों में हो गया था उसका नाम सुना होगा। या जैसे ये अभी चाइना में भी बीमारी चल रही, HM ह्यूमन न्यूमो वायरस, HPV डिसीज चल रही है। या आपने बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, या आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा। ये सारी बीमारियां 2000 के बाद ही आई हैं। पिछले 20-25 सालों में हमने 7-8 नई बीमारियां एनकाउंटर कर ली हैं। और एलोपैथी के अंदर लिमिटेशन क्या है, एलोपैथी के अंदर लिमिटेशन है एलोपैथी के अंदर लिमिटेशन है कि इसके अंदर कोई भी नई ड्रग आप डिस्कवर करोगे तो आपको उसमें 10 से 12 साल लग जाते हैं। अब कोरोना आया, 2 साल रहा और चला गया, और आपने 12 साल बाद उसकी मेडिसिन बनाई, तो दैट विल बी इररिलेवेंट, दैट विल बी एब्सोल्युटली यूजलेस, उसका कोई काम नहीं रहेगा। और उस मेडिसिन को डिस्कवर करने में 10 से 12 साल लगते तो हैं, साथ में $1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। तो इन इमर्जिंग डिसीजेस का कोई ट्रीटमेंट इस एलोपैथी में नहीं है। आपको लगता होगा कि रेमडेसिविर जो है ना वो कोरोना में एक चमत्कारी दवा के रूप में सामने आई थी, लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, क्योंकि रेमडेसिविर को ओरिजिनली डिस्कवर किया गया था हेपेटाइटिस के अगेंस्ट। हेपेटाइटिस एक डिसीज है जिसमें हमारा लीवर में सूजन हो जाती है, पीलिया टाइप कुछ हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है हमें, और ये वायरस से होने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस। बाद में जब इबोला आया अफ्रीका, इबोला एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसमें 10-15 दिन में ही व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, बॉडी पे चिकत्ते चिकत्ते आ जाते थे कुछ, है ना। तो जब इबोला बीमारी आई
तो एबोला भी वायरस से होने वाली डिसीज थी, तो डॉक्टर ने सोचा कि यार हेपेटाइटिस भी वायरस से होती है, एबोला भी वायरस से होती है, एक काम करते हैं रेमडेसिविर को एबोला में यूज करके देखते हैं। तो फॉर्चुनेटली उसने एबोला में काफी अच्छा रिस्पॉन्स शो किया। जब कोविड आया तो डॉक्टर ने सोचा कि कोविड भी वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका वायरस थोड़ा रिजेंबल करता है हेपेटाइटिस के वायरस से, तो रेमडेसिविर को हम कोरोना में भी दे के देखते हैं। और देखते हैं कि का क्या मतलब कि दिस रेमडेसिविर was not originally discovered for COVID-19, but fortunately, accidentally, it shows some efficacy against it. समझ रहे हैं आप बात? तो these are the limitations of एलोपैथी। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं देखने वो ये है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही थी। गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि एलोपैथी में बहुत सारे लिमिटेशन है, बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए हम आयुष को प्रमोट करते हैं। तो आयुष में जरूर कुछ एडिड एडवांटेज होगा, कुछ इनबिल्ट कैपेबिलिटीज, कुछ बेनिफिट होगा उसका। तो अगला टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ आयुष। आयुष के क्या फायदे हैं? बेनिफिट्स ऑफ आयुष, आयुष के क्या फायदे हैं? आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं, इसके क्या फायदे हैं ये देखते हैं। सबसे पहला यदि आयुष का बेनिफिट है, दैट इज लैक ऑफ साइड इफेक्ट्स। इनकी जो मेडिसिन से आदमी ये बोलता है कि चलो यार आदिवासी तेल खरीद लेते हैं, थोड़ा पैसा लगेगा, लग जाएगा, बाल आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कम से कम कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो आदमी के लिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज दीज आयुर्वेदिक और योगिक मेडिसिन डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट इवन ऑन द लॉन्ग टर्म यूजेस, है ना। दूसरा सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है, ये जो आयुष है इसका कल्चरल एक्सेप्टेंस है। कल्चरल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि कल्चरली हमारे जो लोग हैं वो आयुर्वेद के लिए थोड़ा ज्यादा झुकाव महसूस करते हैं, योगा के लिए थोड़ा ज्यादा झुकाव, थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड हैं। तभी तो बाबा रामदेव, वही तो स्टडी है ना, मार्केट स्टडी, कि कैडबरी जितने तेज गति से मार्केट में ग्रो नहीं कर पाई, बाबा रामदेव आए और स्काई रॉकेट शूट करके बहुत तेज गति से अपने पतंजलि को एक बहुत बड़ा ब्रांड, एक बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी बना लिया उन्होंने, क्योंकि कल्चरल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, दीज मेडिसिन आर हर्बल इन नेचर, हेंस दे आर फेमिलियर टू अवर बॉडी, हेंस दे आर फेमिलियर टू अवर बॉडी। हर्बल है सारी मेडिसिन, या तो प्लांट से आ रही हैं, या तो एनिमल से आ रही हैं, या शिलाजीत इत्यादि मिनरल से आ रही हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, दे आर फ्री ऑफ केमिकल्स। फोर्थ चीज, इनकी अवेलेबिलिटी रूरल एरियाज में है, रूरल अवेलेबिलिटी, और साथ ही साथ ये कैसी है, थोड़ी इकोनॉमिक है। जैसे मुझे सर्दी खांसी हो रही है, तो इसमें किसी डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको काढ़ा बनाना है, तो काढ़े बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे किचन में जो मसाले रखे होते हैं, स्पाइसेस, उनमें प्रेजेंट है। किसी ने बोला नीम खाना है, तो मेरे घर के सामने जो गार्डन है वहां पे वो प्रेजेंट है। किसी ने बोला तुलसी, तो तुलसी का जो गमला है वो तो छत पे ही रखा है। ये सारी मेडिसिन हमारे नियर बाय प्रेजेंट है, तो रूरल अवेलेबिलिटी की क्राइसिस नहीं है, इनको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, हमें गांव में ही प्रेजेंट है, और इसीलिए वो सस्ती है, इकोनॉमिक है, इसलिए लोगों में उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। पांचवा बेनिफिट है कि ये जो आयुष है इसका एडवांटेज क्या है, इसमें प्रिवेंटिव केयर को भी प्लेस दिया गया है। प्रिवेंटिव केयर का क्या मतलब है, यही कहा गया है कि यदि आप योग करते हो, वॉक करते हो, संतुलित आहार लेते हो, अच्छी दिनचर्या का पालन करते हो, तो जो आपकी लाइफ है वो डिसीज फ्री लाइफ होगी।
आपकी जो लाइफ है उसमें बीमारियों का प्रेवलेंस काफी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आयुर्वेदा है, और एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 3 में एक टॉपिक दिया हुआ है दिनचर्या। आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, यंगस्टर्स, और ट्रेडमिल पे गिरे, स्पॉट डेथ हो गई। कोई लड़का अपने दोस्त की शादी में गया, डीजे पे डांस करा था, गिरा, स्पॉट डेथ हो गई। तो यंगस्टर्स की इतनी जल्दी डेथ हो क्यों रही है? उसका रीजन है देयर रॉन्ग लाइफस्टाइल। उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं है, और उनका जो डाइट है वो भी इनडिस्क्रिशनरी है। और यही रीजन है कि हमारी जो सर्वाइबिलिटी है, या जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पहले तो ऐसा होता था कि दादाजी को एक हार्ट अटैक आ गया, फिर दादाजी को दूसरा हार्ट अटैक आ गया, फिर कहीं तीसरे हार्ट अटैक में दादाजी को फिर यमराज के साथ जाना पड़ा। लेकिन अभी तो क्या होता है कि कोई यंगस्टर है, ट्रेडमिल पे भाग रहा है, राजू श्रीवास्तव जिम में ट्रेडमिल पे गिरे, स्पॉट डेथ हो गई। प्रिवेंटिव केयर का कॉन्सेप्ट है आयुष के अंदर। सिक्स्थ है, धीरे धीरे आयुष को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। ये टर्मरिक है, हनी है, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, ये सारी त्रिफला चूर्ण है, इन च्यवनप्राश है, इन सारे मेडिसिन को धीरे धीरे ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिल रही है। और इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। सातवां बड़ा बेनिफिट है कि जो आयुष है, इट क्लेम्स टू क्योर सेवरल लाइफस्टाइल डिसीजेस। से बाबा रामदेव तो साफ साफ क्लेम करते हैं कि जो हरिद्वार में उनका आश्रम है, वहां आके 2 महीने रहिए और वो आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे। वहां आके आप रहिए और वो आपके थायराइड को रिवर्स कर देंगे। नेचुरोपैथी क्लेम करती है, होम्योपैथी क्लेम करती है कि यदि आप उसकी शरण में जाते हो तो वो कैंसर को भी ठीक कर देगी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी केमिकल्स। आपने देखा होगा कि वो जो नवजोत सिंह जी हैं सिद्धू, उन्होंने नेचुरोपैथी की हेल्प से, कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस की हेल्प से अपनी वाइफ का 4th स्टेज का कैंसर क्योर कर लिया। इट कैन प्रूव टू बी अ मिरेकल नाउ। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक जापानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उपवास के बारे में बताया है कि यदि हम 24 घंटे का, 48 घंटे का या 72 घंटे की फास्टिंग रखते हैं, जिसमें हम पानी तो पी सकते हैं या सलाद वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाएं, जो जो भी ग्लूकोज सप्लाई करने वाले फूड हैं उनको यदि नहीं खाएं, तो हमारी बॉडी में एक नई मैकेनिज्म शुरू हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी। और ऑटोफेगी में हमारी हेल्दी सेल्स उन डेड, बॉर्नआउट और कैंसरस सेल्स को खा जाती हैं। तो कैंसर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है उपवास करने से। और पहले तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शिवरात्रि पे या नवरात्रि पे या गणेश चतुर्थी पे या रामनवमी पे उपवास करने के कितने सारे मतलब रिलीजियस बहाने से हम उपवास कर लेते थे और स्वस्थ रहते थे। का ग्लोबल रिकॉग्निशन है। और 7th पॉइंट है, क्लेम टू क्योर लाइफ स्टाइल डिसीज। और आयुष का यदि हम लास्ट बेनिफिट देखें तो वो है, इट इज इंडियाज टाइम टेस्टेड मेडिसिन सिस्टम। टाइम टेस्टेड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आप पे प्रयोग की जा रही है। चोट लगने पे हल्दी और चूने का प्रयोग किया जाता था सैकड़ों हजारों साल पहले भी, और वही आप पे टेस्ट किया जा रहा है। तो ये टाइम टेस्टेड मेडिसिन सिस्टम है। और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो एलोपैथी पे आपकी डिपेंडेंस, ये धीरे धीरे आप आयुष की तरफ आगे बढ़ो और प्रिवेंटिव केयर को भी अपने रूटीन में इंक्लूड करो। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड
दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी के नाम से एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि सारे इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को डेवलप और एनरिच करने का काम करता था। और बाद में 2003 में इसका नाम चेंज करके इस डिपार्टमेंट को रीनेम कर दिया एज आयुष डिपार्टमेंट, और इस प्रकार से आयुष को उसका ओरिजिनल नाम मिल गया। और फाइनली on 9th November, finally on 9th November 2014 मोदी जी के आ जाने के बाद ये जो छोटा सा डिपार्टमेंट था आयुष डिपार्टमेंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेजेड आयुष मिनिस्ट्री। और फाइनली 2014 में आयुष डिपार्टमेंट को आयुष मंत्रालय बना दिया गया। है ना, बहुत बड़ी बात है ये। और पहली बार इस मिनिस्ट्री का जो सबसे मेन आईएएस ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी जो होता है, वो बनाया गया किसी एक वैद्य को, वैद्य राजेश कोटेचा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि जयपुर में है, वहां पे एक डॉक्टर एक वैद्य के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। किसी एक वैद्य को सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट दे दी इस डिपार्टमेंट में, इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो वैद्य हैं तो वो जानते हैं कि आयुर्वेद में क्या कमियां, क्या खूबियां, क्या खामियां हैं, और उनको हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यूनिट 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है आयुष, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, आयुष के क्या बेनिफिट्स हैं वो देखे, एलोपैथी के लिमिटेशंस देखी, और आयुष डिपार्टमेंट का एवोल्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट देखी। आज की क्लास को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।